ये हम लोग लास्ट क्लास में वेक्टर के प्रोडक्ट्स देख रहे थे ना, और हमने देखा था कि वेक्टर के कितने प्रोडक्ट्स होते हैं? दो। एक होता है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा होता है वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट को हम प्यार से डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट को हम प्यार से क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं ना। अच्छा, अगर मान लीजिए कि दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए डॉट बी से, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इन क्रॉस प्रोडक्ट को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे ए क्रॉस बी से। हमने देखा था कि इसका आंसर कैसा आता है, एक स्केलर आता है, बोलो ना, इसीलिए इसको स्केलर प्रोडक्ट बोला जाता है। लेकिन इसका आंसर कैसा आता है, इसीलिए वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं। दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कैसे देखा जाता था? तो अगर हमको ए डॉट बी करना है तो ये तो एक स्केलर ना आएगा, इसके पास खाली मैग्नीट्यूड होगा, और इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ए बी कॉस थीटा हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, जिसमें ए इसका मैग्नीट्यूड है, बी इसका मैग्नीट्यूड है, थीटा दोनों के बीच का एंगल है। ये सब हम लोग ने देखा था सब, बोलो ना। इसमें हमने क्या देखा? दो वेक्टर अगर सेम डायरेक्शन में है तो ए डॉट बी जो होगा ए बी कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री तो 1 होता है, यानी आप सिर्फ ए इंटू बी कर लीजिए। दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी कितना आया था? तो आया था ए बी और कॉस 90 डिग्री, कॉस 90 0 होता है का मतलब कितना आया था? 0 आया था। लेकिन दो वेक्टर्स अगर ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो इस केस में जो डॉट प्रोडक्ट आया था वो आया था ए बी कॉस 180 ना, और कॉस 180 होता है -1 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस ए बी। यानी हमने ऑब्जर्व किया था कि डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और 0 भी होता है। ठीक है, ऐसा देखा था हम लोगों ने, ये सब भी देख ही लिया था। ये मैंने बताया था कि डॉट प्रोडक्ट उन दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन होता है जो सेम डायरेक्शन में होते हैं। क्या, या हमने कुछ कंपोनेंट वगैरह तोड़ा था। ये कॉम्यूटेटिव होता है का क्या मतलब हुआ कि ए डॉट बी बराबर होगा बी डॉट ए के। और डिस्ट्रीब्यूटिव होता है का क्या मतलब हुआ कि अगर कभी ए डॉट बी प्लस ए लिखा हुआ है ना, तो आप चाहें तो इस ए को अंदर भेज सकते हैं और ये बन जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। चलिए, और डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स में हमने देखा था कि आई कैप डॉट आई कैप कितना होता है, जे कैप डॉट जे कैप कितना होता है, के कैप डॉट के कैप कितना होता है। यानी किसी भी यूनिट वेक्टर का उसी के साथ डॉट हमेशा 1 आता है। लेकिन अगर कभी आई कैप डॉट जे कैप में 0, ये तो देख के ही हमको समझ में आना चाहिए ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। एक एक्स की तरफ है तो दूसरा वाई की तरफ है, और दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट होता है। ठीक है, जे कैप डॉट के कैप कितना होगा? 0। के कैप डॉट आई कैप कितना होगा? 0। डिफरेंट यूनिट वेक्टर मिले, डॉट प्रोडक्ट होता है 0। ठीक है, देखा था हम लोगों ने, क्वेश्चंस किए थे जिसमें मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए कभी ऐसा इज इक्वल टू माइनस 3 आई कैप, अभी इज इक्वल टू क्या आई कैप दिया रहे, बोलो ना, तो सिमिलर टाइप यूनिट वेक्टर्स का हाँ सुनो, सिमिलर टाइप के, सेम टाइप के जो यूनिट वेक्टर्स हैं आप उनके कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो यहाँ आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? -3, और आई कैप का कोफिशिएंट कितना है? 4 है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा? यानी कि ए डॉट बी जो होगा वो बाबू -2। लेकिन यहाँ पर देखिए ना, ए इज इक्वल टू था -3 आई कैप, और बी इज इक्वल टू था कितना? 4 जे कैप। तो आई कैप आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। जे कैप आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बोलिए ना, देखा जाए एक तरीके से तो यहाँ पर आई कैप का कोफिशिएंट कितना होगा? 0 होगा। 0 आई कैप ना होगा जी। यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट कितना होगा? 0 होगा। तो आई कैप वाले के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करोगे तो -3 इंटू 0 कितना आएगा? 0। जे कैप वाले तो 0। तो मतलब कहने का मतलब है अगर सेम टाइप का ना मिले ना, बोलिए ना, सेम टाइप का ना मिले तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा? वो 0 हो जाएगा, वो खत्म होगा, उसको हम देखेंगे भी नहीं। ठीक है, देखा था इसमें। तो हमने ये भी देखा था कि ए इज इक्वल टू 2 आई कैप प्लस
3j माइनस 4k है, और b इज इक्वल टू कितना है, i माइनस j प्लस 2k है, और हमको a डॉट b करना है। तो क्या किया था हम लोगों ने, i के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो 2, j के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो -3, क्योंकि 3 इंटू -1 -3 ना होगा, और और k के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो -8, ये कितना आएगा, -9 आया था आप लोगों का, लगभग मेरे ख्याल से सबका आ गया था ये। ठीक है, ये क्वेश्चन वगैरह सब हमने किया था, और सेल्फ प्रोडक्ट भी हमने देख ही लिया था। अरे देखा था ना, हाँ, कि a डॉट a जो होता है वो एक्चुअली a का स्क्वायर होता है, ऐसा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो बाबू डॉट प्रोडक्ट का यूज किया जाता है दो वेक्टर्स के बीच का एंगल निकालने के लिए। जैसे मान लीजिए कि कोई वेक्टर a है, बोलिए ना, कोई दूसरा वेक्टर b है, और बीच का एंगल थीटा है, तो हम जानते हैं कि a डॉट b होता है ए बी कॉस थीटा। तो आप बताइए यहाँ से कॉस थीटा आपको कितना मिलेगा, तो a डॉट b डिवाइडेड बाई a इंटू बी, ऐसा कर लीजिएगा। बोलिए, हाँ, दो वेक्टर के बीच का अगर आपको एंगल चाहिए तो डायरेक्ट एंगल तो नहीं मिलेगा आपको, एक्चुअली कॉस थीटा मिलेगा। अब कॉस थीटा मिल जाएगा तो फिर हम यहाँ से एंगल भी ढूंढ लेंगे, जब क्वेश्चन आएगा तो देखा जाएगा, है ना। तो बताइए क्या करेंगे, पहले दोनों वेक्टर्स का हम लोग डॉट प्रोडक्ट करेंगे, और उसके बाद डिवाइड कर देंगे दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड से। ये a क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, b क्या है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड है। क्लियर है, तो ये कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। सुनिएगा, आपके पास दो वेक्टर्स है, कौन कौन से, -√3 i कैप प्लस j कैप ना, और दूसरा वेक्टर है i कैप प्लस √3j कैप। आपके पास दो वेक्टर्स हैं, आपको बहुत कुछ बताना है। पहला तो बताना है कि एंगल क्या होगा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड a के बीच का। बोलो, ये वेक्टर आपको दिखाई दे रहा है, इसके और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस के बीच का एंगल क्या होगा। दूसरा पूछ रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड b के बीच का एंगल क्या होगा, फिर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस और a के बीच का एंगल कितना होगा, फिर पूछ रहा है a और b के बीच का एंगल कितना होगा। ऐसे के तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि हम इसमें क्या करें। इसको हम दो तरीके से बनाना सीखेंगे। पहला तरीका कि हम इन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। बोलिए ना, वेक्टर्स को क्या, चलो सुनो, पहले तो हम इन वेक्टर्स को ड्रॉ करेंगे। अब आप बताइए वेक्टर ए जो है वो दो वेक्टर्स को जोड़ के बनाया गया है क्या, वेक्टर ए जो है वो दो वेक्टर्स को जोड़ के बनाया गया है क्या। कौन कौन सा दो वेक्टर है, हाँ जाओ कर दो। कौन कौन सा दो वेक्टर है, वेक्टर एक कौन कौन से दो वेक्टर को जोड़ के बनाया गया है। कुछ पूछा है मैंने, क्या पूछा है, हैं? थुराएगा तुम लोग, समझा। वेक्टर ए कौन कौन से दो वेक्टर को जोड़ के बनाया गया है, वो आई कैप और जे कैप को जोड़ दिया गया है तो ये मिल गया है। अरे पहला वेक्टर -√3 आई कैप ना है, और दूसरा कौन है, जे है। हाँ, पहला है -√3 आई कैप और दूसरा कौन है, इन दो वेक्टर्स को जोड़ के बना है वेक्टर ए है। तो हमको वेक्टर ए ड्रॉ करना है, तो पहले तो ये देखा जाए कि ये वेक्टर सर्कल से कैसा दिखता होगा। मान लो कि अगर ये है तुम्हारा कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस, और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो आप बताइए ये वेक्टर कैसा दिखेगा, इसका डायरेक्शन किधर होगा, किधर होगा,
उधर 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 होगा, उधर होगा, क्योंकि क्योंकि आई कैप ना है, तो आई कैप का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो उधर ही ना होगा, किधर होगा? अच्छा इधर होगा। क्यों इधर होगा? क्योंकि ये आई कैप नहीं है, ये माइनस आई कैप है। ये नेगेटिव साइन एक्चुअली इसी के साथ है, भले गया सामने है लेकिन है इसके साथ। तो इतना तुमको समझ में आ रहा है कि इसका जो डायरेक्शन होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस होगा। चलो ठीक है, मैंने लिख दिया। ये लो, इसी का नाम है -√3i कैप। अब इसमें जोड़ना है किसको? जे कैप को। तो बताओ जे कैप डायरेक्शन में किधर होगा? अच्छा ऊपर होगा। इसका मैग्नीट्यूड तो √3 था, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? 1। अब 1 √3 से बड़ा होता है कि छोटा होता है? √3 होता है, √3 होता है 1.732, 1 से बड़ा ना होता है। तो इसका मैग्नीट्यूड √3 से छोटा होगा, का मतलब हुआ इसका जो लेंथ होगा वो √3 यानी कि इससे छोटा होगा। छोटा लेंथ ड्रॉ करेंगे और डायरेक्शन y एक्सिस की तरफ है तो ऊपर ड्रॉ करेंगे। अरे तुमको समझ में आ रही है? ये कौन सा वेक्टर है? ये जेकब है, और इन्हीं दोनों को जोड़ के ना वेक्टर ए मिल रहा है। इन दोनों को जोड़ने तुमको आएगा? कैसे जोड़ते हैं? क्या क्या कैसे जोड़ देंगे? हैं सर, इसको पकड़ेंगे और पकड़ के जोड़ देंगे सर। अरे कैसे जोड़ेंगे? कि नियम ना होता है? जोड़ सकते हो? बोलो, आके यहाँ जोड़ दोगे? दिखा दोगे कि वेक्टर ए शक्ल से कैसा दिखता होगा? लेकिन बैटरी नहीं दूंगा मैं। कौन जोड़ के बताएगा? तुम आओ। कोई भी नहीं, बीच में तुम मत बोलो। नौटंकी कर रहा है सब। कौन वेक्टर ए को ड्रॉ करके दिखाएगा? रहने दो, मैं ही दिखा देता हूं। ये -√3i कैप था ना, तो इसको जोड़ने के लिए लॉ ऑफ पैरेललोग्राम लगाओगे तो यही ना वेक्टर ए हो जाएगा। वेक्टर ए हो जाएगा, सही है। तो वेक्टर बी को ड्रॉ किया जाए क्या? वेक्टर बी भी दो वेक्टर्स को जोड़ के बनाया गया है। एक वेक्टर कौन है? आई कैप है, तो उसका डायरेक्शन किधर होगा? डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस किधर है? उधर है, उधर होगा। और लेंथ में इतना ही बड़ा वो भी होगा। काहे होगा? क्योंकि आई कैप का भी मैग्नीट्यूड तो 1 ही ना है। तो बहुत बढ़िया, तो उतना ही बड़ा वेक्टर चलो हम लोग इधर ड्रॉ करते हैं। लगभग में बराबर दिख रहा है, तो ये हो गया हमारा कौन सा बताओ? आई कैप। आई बात समझ में? अभी इसमें जोड़ना है हमको √3 जे कैप को। तो बताओ √3 जे कैप का डायरेक्शन किधर होगा? वाई एक्सिस की तरफ होगा, तो वाई एक्सिस का मतलब ऊपर होगा। तो इतना ही बड़ा ड्रॉ होगा। अरे यार वो √3 जे कैप है, √3 का मतलब 1.732, इससे तो बड़ा ना होगा। तो कहीं होगा कुछ इधर की तरफ इतना बड़ा, मान के चलो। ये हो गया तुम्हारा कौन सा? √3। अब इन दोनों को जोड़ के क्या मिलेगा? वेक्टर बी मिलेगा। तो वेक्टर बी जो होगा वो शक्ल से कुछ ऐसा दिखता होगा। अब आपको देखिए बहुत सारी चीजें बतानी है। द फर्स्ट चीज कि आपको एंगल बताना है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड ए के बीच में। तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहाँ है? ये है। अरे हाँ बोलो यार। ए कहाँ है? ये है। तो तुमको मिला जुला के ये वाला एंगल बताना है, ये वाला एंगल। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ए के बीच का एंगल बताना है। अरे तो यही वाला एंगल ना बताना है। अब इस एंगल को बताने के दो तरीके हैं, मैं आपको पहला तरीका भी बताता हूं। पहला तरीका का मतलब हुआ है पहला तरीका का मतलब हुआ कि हम सही में एंगल ढूंढेंगे कि कितना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं ना, हम ये वाला एंगल ढूंढ लेके, ये वाला एंगल
तो एक तरीके से देखा जाए तो आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या है? एक जिसमें ये वाला जो लेंथ है वो कितना है? √3 है। और ये वाला लेंथ कितना है? 1 ही ना है। लेंथ पूछ रहा हूं का मतलब मैग्नीट्यूड पूछ रहा हूं। तो ये √3 है और ये कितना है? 1 है। हमको पता है क्योंकि जितना बड़ा ये होगा उतना ही बड़ा ना ये भी होगा। बोलो। तो अगर इस एंगल को मैं अपने से कुछ थीटा बोल दूं तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा। क्या लिख सकता हूं? tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर का मतलब 1 और बेस का मतलब √3। अब tan थीटा अगर 1/√3 है तो थीटा बराबर कितना होगा? 30 डिग्री। यानी मुझको पता चल गया कि ये वाला जो एंगल है वो कितना है? 30 डिग्री है। एक मिनट फिर से बताइए, ये वाला एंगल कितना है? तो बाबू ये वाला एंगल फिर कितना होगा? 150 डिग्री। यानी हमने पता कर लिया है कि पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और वेक्टर ए के बीच का एंगल कितना होगा? 150 डिग्री होगा। क्लियर है? चलिए, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और किसके बीच का एंगल चाहिए? बी के बीच का एंगल चाहिए। तो एक काम करते हैं, हम थोड़ा ये वाला एंगल भी तब निकाल ले। क्या इस एंगल को कुछ भी बोलो ना, अल्फा बोलो, चलो क्या दिक्कत है। तो आपको एक और राइट एंगल ट्रायंगल कहीं यहाँ दिख रहा है क्या? ये वाला एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। उसमें ये कितना है? 1 है। और ये कितना है? √3 है। तो आप बताइए tan अल्फा आप क्या लिखिएगा? tan अल्फा आप क्या लिखिएगा? परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर है √3। अब बाबू बेस कितना है? 1 है। अब आप बताइए tan अल्फा अगर √3 है तो अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? 60 डिग्री। हमको पता चल गया ये एंगल कुछ और नहीं, कितना है? 60 डिग्री है। अब आप बताइए क्या आप पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और बी के बीच का एंगल बता सकते हैं? तो ये रहा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और ये रहा हमारा वेक्टर बी। बीच का एंगल कितना है? 60 डिग्री ही ना है। तो देखा आपने कैसे फोटो बना के मैं एंगल बता दे रहा हूं, है कि नहीं? चलो ठीक है, अगला है नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड ए के बीच का एंगल। आप बताइए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस कहाँ है? ये ना है और ए बाबू ये ना है। यानी तुमको ये वाला एंगल बताना है कि नहीं? तो तुम बताओ ये एंगल कितना था? 30 डिग्री था, निकाला था ना हमने। और बाकी ये कितना होगा? 90 डिग्री। 30 या 90 कितना? 120। ये पूरा एंगल 120 होगा। इसका मतलब फोटो देख के मैं बता दे रहा हूं कि ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए? 120 डिग्रीज होना चाहिए। बोलिए। चलिए, अब हमको ए और बी के बीच का एंगल चाहिए। आप बताइए ए कहाँ है? तो ए ये ना है, ये ए है। और बाबू ये, तो हमको अब कौन सा ये वाला एंगल चाहिए? अरे बोलो जल्दी। ऐसे समझ में आ रहा है क्या? मैं मानता हूँ कि फोटो थोड़ा कचड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी तुमको समझ में आ रहा है ना कि ये ए है ये बी है, तो यही वाला एंगल चाहिए। अब ये एंगल कितना होगा? 90 होगा क्या? बड़ा तेज हो गए हो तुम लोग। सुनो, हमको तो भाई चेक करना पड़ेगा। ये कितना था? 30 था। तो ये कितना होगा? नहीं नहीं, ये सिर्फ इतना। ये कितना होगा? अच्छा ये 60 होगा। अच्छा ये कितना था? तो ये कितना होगा? ओ तो ये 60 और ये 30, 90। सही बात है। ए और बी के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इज इट क्लियर? चलिए, तो इस तरीके से हमने फोटो देख के बता दिया कि इनके बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री है। क्या मैं ये दोबारा समझाऊं? क्या आपको ये समझ में आया कि मैंने इस वेक्टर ए को ड्रॉ कैसे किया है? पहले मैंने -√3 आई कैप को ड्रॉ कर लिया और फिर मैंने जे कैप को ड्रॉ कर लिया। जाहिर सी बात है जे कैप का डायरेक्शन होगा वाई एक्सिस की तरह, -√3 आई कैप का डायरेक्शन होगा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरह। अरे जानते हो ना ये? ठीक है, अब सुनो, फिर इन्हीं दोनों को जोड़ के ना ए मिलेगा। तो मैंने इसको और इसको देखिए कौन सा लॉ लगा के जोड़ दिया है? पैरेललोग्राम लॉ। तो ये ए मिल गया। यानी अब हमको फोटो में दिखने लगा कि वेक्टर ए कैसा होगा। समझ में आ रहा है? समझना ही बहुत जरूरी है कि नहीं? चलिए, फिर उसी तरीके से मैंने इसको ड्रॉ कर लिया। आई कैप किधर होगा? एक्स एक्सिस की तरफ होगा। अब बोलो जल्दी। √3 जे कैप किधर होगा? वाई एक्सिस, थोड़ा सा लेकिन बड़ा होगा। ये रहा हमारा भी। फिर हम लोगों ने देखा कि यहाँ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो मैंने सोचा क्यों ना ये वाला एंगल निकाल लिया जाए। बोलो।
तो पता चला कि ये है 1 यूनिट और ये है √3 यूनिट। अरे मैग्नीट्यूड में √3 ही ना है, ये माइनस साइन तो आई कैप के साथ आया है। तो मुझे लगा कि यार इसका लेंथ और इसका लेंथ अगर पता है तो मैं तो ये वाला एंगल निकाल सकता हूँ। तो क्या करूंगा, मैं tan लगाऊंगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और बेस है। tan ही ना परपेंडिकुलर और बेस के बीच का रिलेशन देता है। तो मैंने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू दिस बाई दिस। दिस कितना था, 1 था, क्योंकि ये तो जे कैप था, जे कैप मैग्नीट्यूड में 1 होता है। तो ये 1/√3, तो यहाँ से 30 डिग्री मिला। ठीक उसी तरीके से ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, जिसमें ये वाला लेंथ कितना है, √3, और ये वाला लेंथ कितना है, 1 है। √3 और 1 है, तो मैंने इसको अल्फा मान के √3/1, और यहाँ से हमको 60 डिग्री। उसके बाद एक बार जब एंगल पता चलेगा कि ये 30 डिग्री और ये 60 डिग्री है, बाकी सारे एंगल्स हम लोग बता लेंगे। एक्स एक्सिस के साथ कितना बन रहा है, वाई एक्सिस के साथ कितना, और भी कुछ पूछ रहा होता तो नहीं बता देते हैं, और भी बता देते हैं। ये था पहला तरीका जिसमें हमको फोटो ड्रॉ करना पड़ा। अगर आप फोटो सक्सेसफुली ड्रॉ कर पाइएगा तो ये तरीका काम आएगा, अदरवाइज ये तरीका काम नहीं आएगा। अब हम देखेंगे दूसरा तरीका जिसमें फोटो ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। फोटो ड्रॉ करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बताइए, पहले पार्ट में बाबू आपको किसके बीच का एंगल बताना है, एक्स एक्सिस और ए के बीच का। एक्स एक्सिस इधर होता है और ए वेक्टर देखिए दिया हुआ है ना। तो हम एक काम करते हैं ना, हम एक्स एक्सिस की तरफ अपने से कोई एक वेक्टर अज्यूम करते हैं। कोई भी एक वेक्टर जो एक्स एक्सिस की तरफ आता है अपने से अज्यूम करके बताओ। बोलो, हाँ बोलो ना बाबू, तुम ही बताओ ना। एक्स एक्सिस की तरफ कोई वेक्टर अपने से अज्यूम करके बताओ। 2i कैप उन्होंने कहा, क्या ये सही बोल रहे हैं? 2i कैप क्या एक्स एक्सिस की तरफ ही आता है? बहुत बढ़िया, मैं बिल्कुल उनका सम्मान करूंगा और मैं एक वेक्टर लिखूंगा, उसका नाम दूंगा मैं सी, क्या बोलते हो, और वो हो जाएगा 2i कैप। हाँ, और हमको वेक्टर ए पहले से पता है कितना है, -√3i कैप प्लस कितना। अब एक बात बताओ, अगर मैंने इसके और इसके बीच का एंगल बता दिया, जा ए और सी के बीच का एंगल बता दिया, इसका मतलब मैंने ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल बता दिया। अब आप देखिए, समझे नहीं, आप जबरदस्ती यस बोल रहे हैं, अब आप डर के यस बोल रहे हैं। आपको लग रहा है सामने वाला आदमी पता नहीं कहाँ आज गुस्से में लग रहा है, ऐसा लग रहा है क्या आपको? नहीं नहीं, अगर नहीं लग रहा होगा तो लगा लेना। हाँ, आज सही में मेरा मूड खराब है, तो आज मैं गुस्से में हूँ। लेकिन बाबू, जिंदगी में आपको ना थेथर बन के रहना है, आप समझ रहे हैं? सामने वाला कितना भी प्यार से बोले, चाहे गुस्से में बोले, अपना थेथरा ही हमको नहीं छोड़ना है। लाइफ में आगे बढ़ना है तो क्या बनना है? थेथर बनना है, ठीक है? तो जबरदस्ती यस मत करना है ना। मैं तुमसे बोल रहा हूं कि मैंने दिमाग लगाया है, मेरे पास है तो मैंने लगाया है एकदम है। मैंने दिमाग लगाया, मैंने सोचा कि यार ये हमसे बोल रहा है एक्स एक्सिस और ए के बीच का एंगल होता। अभी ए मैंने ड्रॉ थोड़े किया, पिछले पार्ट वाला मत जाना अभी तुम। तो मैंने सोचा कि यार एक्स एक्सिस की तरफ क्यों ना मैं एक वेक्टर मान लूं अपने से। बोलो बाबू। तो मैंने पूछा तो किसी भले आदमी ने बताया कि सर 2i कैप मान लीजिए। आप चाहते तो 75i कैप भी बोल सकते थे, कोई फर्क पड़ता क्या इससे? अरे आप तो चाहते तो सिर्फ आई कैप भी बोल सकते थे, सिर्फ आई कैप भी बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने 2i कैप कहा तो मैंने लिख दिया। अब उसको भी मैंने कुछ नाम दे दिया सी। तो आप बताइए कि ये जो वेक्टर है वो एक्स एक्सिस की तरफ है, का मतलब ये हुआ कि अगर मैं ए और सी के बीच का एंगल बता दूं, इसका मतलब मैं ए और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल बता दूंगा, क्योंकि सी भी तो एक्स एक्सिस की तरफ ना है। ओ, तभी मैं इन्हीं दोनों के बीच का एंगल बताऊंगा। अब थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कि देखो बच्चों, ए डॉट बी क्या होता है जी? ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। यानी मेरा मकसद होगा अभी, चूंकि ए और सी के बीच का एंगल बताना है, तो मैं लिखूंगा ए डॉट सी बराबर ए सी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा? ए डॉट सी डिवाइडेड बाई ए इंटू सी। तो क्या किया जाए, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाला जाए।
डॉट प्रोडक्ट सबसे आसान चीज होता है। अरे डॉट प्रोडक्ट इतना आसान तो आज तक जीवन में आपको कुछ नहीं मिला होगा। बस हमको क्या करना है बताओ? हमको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। किसको मल्टीप्लाई करना है? किसको मल्टीप्लाई करना है? आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई कर दें, फिर जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करेंगे। आप बताइए आई कैप का कोफिशिएंट यहाँ कितना है? 2 और यहाँ कितना है? √3 है। अच्छा सॉरी -√3 है, तो कितना आ जाएगा? -2√3 आ जाएगा। डिवाइडेड बाई ए का मतलब हुआ इसका ए का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, 80 का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो ये निकालने हमको आता है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालने हमको आता है। इसी को ना ए बोल रहे हो। कैसे निकलता है? अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर कितना है? -√3 का स्क्वायर प्लस 1 का मिला जुला के देखा जाए तो ये -√3 का स्क्वायर जो है, माइनस नेगेटिव चीज का स्क्वायर भी पॉजिटिव ही ना होता है। और रूट से स्क्वायर खत्म होगा, 3 बचेगा। 3 + 1 कितना? 4। तो ये अंडर रूट 4 का मतलब 2 नहीं आएगा। तो बाबू ए का मैग्नीट्यूड हो गया कितना? 2। 80 का मैग्नीट्यूड भी कितना है? 2 से 2 कट गया, ये आ गया √3/2। कितना आ गया? √3/2 आ गया। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हो गया ना, माइनस में √3/2 आ गया। देखिए -√3/2 cos थीटा बराबर -√3/2। यार +√3/2 होता मजा आ जाता। हम बोल देते हैं एंगल कितना है? 60 डिग्री ना। cos 60 डिग्री √3/2 होता है। cos 60 डिग्री √3/2 होता है। हैं? कितना होता है? 30 ना होता है। ओहो, तो cos थीटा बराबर √3/2 आता तो बाबू मैं नहीं लिख देता थीटा बराबर 30 डिग्री, लेकिन ये आ गया है -√3/2। अब याद करो, वो कॉन्सेप्ट याद करो। कल अगर तुम ट्रिगोनोमेट्री के क्लास में आए होगे तो तुमको ये पता होगा, कल या फिर परसों भी आए होगे तो पता होगा। -√3/2 है का मतलब हुआ जरूर एंगल चला गया है कहाँ? सेकंड क्वाड्रेंट में, 90 से ज्यादा चला गया। तो वो एंगल कितना होगा ये जानने के लिए हम 180 में से किसको घटा लेंगे? 30 को घटा लेंगे। जा तो कितना आएगा? 150 नहीं आएगा। cos 150 का ही ना -√3/2 आएगा। यानी पता चल गया थीटा इज इक्वल टू कितना? बताइए तो थोड़ा 150 डिग्री नहीं आया था। तो इसमें और इसमें अंतर यह है कि यहाँ फोटो बना के मैंने दिखाया है, यहाँ बिना किसी फोटो बनाए हुए पता चल गया कि थीटा इज इक्वल टू है 150 डिग्री। बोलिए जल्दी। चलिए अगला वाला देखें। ठीक है अगला वाला देखते हैं। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वेक्टर बी। तो एक बार फिर से हम वही काम करेंगे। हम पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में फिर कोई एक वेक्टर मान लेंगे अपने से। बताओ अब की बार क्या माना जाए? खाली आई कैप मान लिया जाए? चलो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में मैंने एक वेक्टर माना आई कैप, उसको नाम मैंने दे दिया डी। मेरी मर्जी जो नाम देना चाहूं मैं। बोलो बाबू, सिर्फ मैंने आई कैप ही ले लिया। और वेक्टर बी कितना है रे बाबू? बी कितना है? आई कैप प्लस √3 जे कैप है। आई कैप प्लस √3 जे कैप। अब मैं जानता हूं कि सॉरी बी डॉट डी कितना होगा? तो बी डी कॉस थीटा, यानी कॉस थीटा आएगा कितना? तो बी डॉट डी डिवाइडेड बाई बी इंटू क्या? डी। अब आप बताइए बी डॉट डी कितना होगा? तो इसका कोफिशिएंट कितना है? इसका भी 1 है। बाकी जे कैप का कोफिशिएंट तो इधर 0 है। तो खाली आई कैप वाले को ही ना मल्टीप्लाई करें। डिवाइडेड बाई बी का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड, डी का मतलब हुआ इसका चलिए थोड़ा इसका मैग्नीट्यूड निकाला जाए। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस कितना? √3 का स्क्वायर। अरे यार ये भी तो 2 ही आ रहा है क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा। तो अंडर रूट 4 का मतलब कितना? 2 हो जाएगा। तो हम लोग बी की जगह पे रखेंगे 2 और डी की जगह पे, डी का मतलब हुआ इसका मैग्नीट्यूड ना, और ये एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1 होता है। तो 2 × 1 आ जाएगा और ये हो गया cos थीटा। अच्छा बच्चों cos थीटा बराबर 1/2 आया है तो थीटा कितना होगा? 60 डिग्री नहीं हो जाएगा?
तुम बताओ नहीं, थीटा 60 डिग्री नहीं आया था। ये आपको समझ में आ रहा है? देख रहे हो कैसे हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करके दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बता दे रहे हैं बिना फोटो बनाए हुए। क्या बोलते हो? चलो ठीक है। अब क्या कह रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड ए वेक्टर के बीच का एंगल। तो चलिए नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के अलोंग अपने से एगो वेक्टर मानिए तो कोई नेगेटिव डायरेक्शन, चलिए उसको हम नाम देंगे, आपका क्या नाम है? रीत नाम है। तो मैं उसको नाम देता हूं आर। ये वेक्टर आर जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस में होगा। बोलो कोई एक वेक्टर बोलो। -5 जे कैप बोलना चाह रहे हो, ठीक है। -5 जे कैप और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस एंड वेक्टर ए के बीच क्या चाहिए था? वेक्टर ए कितना है? -√3 आई कैप प्लस जे कैप। अब वेक्टर ए है बाबू -√3 आई कैप प्लस कितना? जे कैप, है ना। तो अगर मैंने वेक्टर ए और इसके बीच का एंगल बता दिया का मतलब हुआ मैंने वेक्टर ए और नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस के बीच का एंगल बता दिया। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? डॉट प्रोडक्ट ना। तो ए डॉट आर इज इक्वल टू ए आर कॉस थीटा। बाबू कॉस थीटा हो जाएगा ए डॉट आर डिवाइडेड बाई ए इंटू आर हो जाएगा। चलिए ए डॉट आर बताइए कितना है? नहीं नहीं, आराम से हड़बड़ाइए नहीं। इसमें आई कैप है, इसमें तो आई कैप ही नहीं है, छोड़ दिया जाए। इसमें जे कैप का कोफिशिएंट कितना है? 1, और इसमें जे कैप का कोफिशिएंट -5। तो -5 भी ना आंसर आएगा। अरे 1 इंटू -5 -5 भी ना होगा। और बच्चों डिवाइडेड बाई, हमको ए का मैग्नीट्यूड चाहिए। तो इसका मैग्नीट्यूड हमने पिछली ही बार निकाला था। ए का मैग्नीट्यूड कितना आया था? तो ए का जो मैग्नीट्यूड था जिसको हम लोग ए से दिखा रहे हैं वो कितना है? तो हम यहाँ 2 लिख दें। चलो ठीक है। अब बी का मैग्नीट्यूड, सॉरी आर का मैग्नीट्यूड चाहिए। आर का मैग्नीट्यूड -5 है। मैग्नीट्यूड -5 है। वेक्टर का नेगेटिव साइन उसके मैग्नीट्यूड का हिस्सा होता है। काय पागल बना रहे सब? बताओ इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? सिर्फ 5 होगा। अभी देखो लो 5 से 5 कट गया, कट गया। अब तुम बताओ रे बाबू रे, cos थीटा -1/2 आ गया। अब लो इसका क्या मतलब हुआ? कहानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ही नहीं। अब तुम बताओ कि अगर cos थीटा 1/2 होता तो आंसर कितना होता? 60 डिग्री। लेकिन -1/2 है तो 180 में से 60 घटा लो, 120 आ रहा है। इसका मतलब हुआ थीटा इज इक्वल टू कितना? 120 डिग्री। अरे तनी देख के बताइए ना, क्या ये 120 डिग्री नहीं था? आप समझ रहे हैं? चलिए ठीक है। अब बोलता है ए और बी के बीच का एंगल बताओ। तो सुन लो ध्यान से, ए और बी के बीच का एंगल पूछ रहा है। तो पहले तो ये बताओ कि वेक्टर ए है कितना? -√3 आई कैप प्लस, लगे हाँ तो मैग्नीट्यूड भी बता दो, 2 आया था। तुम बताओ बाबू वेक्टर बी कितना है? आई कैप प्लस √3 जे कैप था क्या? एक मिनट रुको ना, देखो ना, आई कैप प्लस √3 जे कैप नहीं है तो ये है। तो बी बताओ कितना है? बी कितना है? कितना है? 2 होगा, क्योंकि बी भी हमने कहीं ना कहीं तो देखो निकाला तो है। कहाँ निकाला है? देखो ना, यहाँ नहीं निकाला है। 2 नहीं आ गया था। अरे करना क्या, अंडर रूट इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस इसके कोफिशिएंट का स्क्वायर। अब यहाँ पर भी हमको वही करना होगा, ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा हमको मिलेगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए इंटू बी। थोड़ा ए डॉट बी करके बताओ कितना आ रहा है। सुनो, आई कैप और आई कैप का कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करा जाए तो -√3 इंटू 1 कितना होगा? -√3। अच्छा, जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, 1 और √3 को मल्टीप्लाई करो। अरे यार ये तो 0 आ गया। अरे -√3 इंटू 1 कितना? कितना? और 1 इंटू √3 कितना? तो कट के नहीं आ जाएगा नीचे में, मान लो ठीक है 2 गुना 2 लिखवा लें, ऊपर वाला कितना हो गया? तो समथिंग 0 बटा समथिंग तो 0 ही ना रहेगा। यानी cos थीटा बराबर 0 आया। cos थीटा 0 कब होता है? तो थीटा बराबर कितना आ गया रे बाबू? 90 डिग्री आ गया। थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब हुआ कि ए और बी के बीच का एंगल 90। अरे था, देख लीजिए ना, 90 डिग्री नहीं आया था। आप समझ रहे हैं? तो ये देखिए हमने फोटो बना के बनाया और ये हमने बिना फोटो के बना लिया। आप बताइए कौन सा मेथड आपको ज़्यादा बढ़िया लगा? फोटो वाला तुमको ज़्यादा बढ़िया लगा
एकदम बहुत बढ़िया खतरनाक मेथड है ये तो इसका तो कोई जोड़ ही नहीं है। आउ तो बेकार मेथड है, फालतू में तो टाइम पास हम लोग किए हैं। तो अगर औकात है, हैसियत है, तो थोड़ा इसका बता दोगे फोटो कैसा होगा, बता दोगे? बता दो। पागल सब कहीं का। फोटो वाला मेथड इसलिए आसान क्योंकि मैंने डेटा ही ऐसा दिया था ताकि ये √3 हो जाए, ये 1 हो जाए तो 30 डिग्री आ जाए। अगर मैं इसको √3 दे देता, इसको 75 दे देता, तो तुम्ही से बन जाता क्या ये? फोटो वाला मेथड यहां आसान है, हर बार आसान है। यहां मिल गया था तुमको 30 डिग्री तब ना गया था। आप समझ रहे हैं? चलिए इसको आप देखिए और फिर पूछिए दोबारा। अगर इसमें से आपको फोटो वाला तो दोबारा मैंने बता ही दिया, बाकी ये पूछिए कि आपको ये दोबारा समझना है। दोबारा क्या जी, क्या नाम है तुम्हारा? हाँ है आदर्श, आदर्श कुमार, ठीक है बैठिए। हाँ दोबारा समझ, हाँ बोलो। आप ये नंबर अज्यूम क्यों कर रहे हैं? वाह, सुनिए, हमको किसके बीच का एंगल बताना है? वेक्टर ए, हमको नहीं पता है कहाँ है, कहीं तो होगा, मान लो इधर है। और किसके बीच का? एक्स एक्सिस के बीच का ना। डॉट प्रोडक्ट से हम किनके बीच का एंगल पता करते हैं? दो वेक्टर्स के बीच का। एक वेक्टर दिया है, एक और वेक्टर चाहिए, इसीलिए मैंने मान लिया एक वेक्टर मैंने मान लिया किधर? एक्स एक्सिस की तरफ। मैंने आप ही से पूछा, मैं खुद से लिख देता तो आपको लगता है कि पहले से पढ़ के आए थे। मैंने आप ही से पूछा कि एक्स एक्सिस की तरफ कोई भी एक वेक्टर बता दीजिए। किसी ने कहा 2i कैप। तो अब बताइए कि ये तो वेक्टर ये हो गया, 2i कैप किधर आएगा बताइए? अरे 2i कैप किधर आएगा? इधर आएगा। तो अगर मैं इसके और इसके बीच का एंगल निकाल पाऊं, का मतलब हुआ कि मैंने इसके और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकाल दिया। देखिए आप यकीन मानिए, सुनिए बाबू इधर, हेलो इधर देखिए, आप यकीन मानिए, आप यहाँ पे 50 आई कैप भी माने होते ना तो आंसर 185 डिग्री आता। तुम मान के देखोगे? तुम करके देखना, तुम यहाँ कुछ भी मानोगे आंसर कितना आएगा? 150 डिग्री ही आएगा। सही है? तो ये मैं दोबारा समझाऊं? हाथ उठाइए, बोलिए, हाथ उठाइए बाबू। ये आपको समझ में आया है? ठीक है, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया है। अदरवाइज ये कॉन्सेप्ट कुछ बहुत ज्यादा हम लोग यूज नहीं करेंगे। मैंने फिजिक्स में ये कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा यूज नहीं होता है। रेयर केस में कभी जरूरत पड़ जाए, जरूरत पड़ भी सकता है। जैसे मान लो कभी फोर्स दे दिया, सुनो ना बाबू, क्या दे दिया? फोर्स दे दिया, कहीं डिस्प्लेसमेंट दे दिया। अब फोर्स भी दे दिया आई कैप जे कैप के फॉर्म में, डिस्प्लेसमेंट भी दे दिया, और कभी जरूरत पड़ सकता है कि दोनों के बीच का हम एंगल निकालें। जब बोलिए ना, तो यहाँ हम ये कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ कि शायद ये भी हो सकता है कि पूरा 2 साल गुजर जाए, कभी आप ये कॉन्सेप्ट यूज ना करें। लेकिन समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको ए और बी के बीच का एंगल बताना है, और यकीन मानिए पहला वाला मेथड यहाँ बिल्कुल भी काम नहीं आएगा, क्योंकि ये कहानी कहाँ चली गई है? 3D में। आई कैप जे कैप और के कैप भी तो है, तो पहला वाला मेथड काम नहीं आएगा। हम सिर्फ दूसरे वाले मेथड से ही कर सकते हैं। तो आप कॉस थीटा बताइए इस केस में कितना आएगा? चलिए ट्राई करिए। आपको ए और बी के बीच का एंगल बताना है। तो दो वेक्टर्स के बीच का एंगल बताने के लिए हम क्या करते हैं? हम उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट होता है ए डॉट बी बराबर ए बी कॉस थीटा। अब यहां से हम कॉस थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी करेंगे।
तो चलिए ए डॉट बी निकालिए, फिर ए निकालिए, फिर बी निकालिए, फिर डिवाइड करिए और बताइए कॉस थीटा कितना आया है। नाइन बाई अंडर रूट 87 आ रहा है। कॉस थीटा बराबर 9 बाई अंडर रूट कितना 87, इतना आ रहा है। हो गया। क्या ये कितने लोगों का आ गया ये? हाँ? कितने लोग आ गया? बस क्या बात कर, इधर नहीं आए आप लोगों का? 120 डिग्री आ रहा है। इतना इतना सही आंसर तो नहीं आएगा। तो रैंडमली मैंने कोई कहीं से कुछ भी डेटा दे दिया मैंने। चलो ठीक है, बताओ ए डॉट बी कितना होगा? ए डॉट बी, ए बी कॉस थीटा होगा। अरे ए डॉट बी क्या होगा? ए बी कॉस थीटा होगा। तो कॉस थीटा कितना होगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए बी हो जाएगा। बोलो। चलो ए डॉट बी करते हैं। तो 2 इंटू 1 कितना 2, 3 इंटू 1 कितना 3, और -4 इंटू -1 कितना +4 नहीं हो जाएगा। और डिवाइडेड बाई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा जी? अंडर रूट आई कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस, अरे याद आ रहा है ना, ये सब देखा है हम लोगों ने, के कैप के कोफिशिएंट का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना 29। सही है। चलिए वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताइए। अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस कितना -1 का स्क्वायर। तो ये तो हमको लग रहा है कि अंडर रूट 1 + 1 + 1 3 है ना आएगा, क्योंकि -1 का स्क्वायर भी 1 हो जाता है। ठीक है, तो अब हम डिवाइडेड बाई करेंगे अंडर रूट कितना 29, अंडर रूट कितना 3, तो ये हो जाएगा 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 87। तो बाबू कॉस थीटा बराबर कितना आया 9 डिवाइडेड बाई अंडर रूट। तो अब ये थीटा हम बता सकते हैं क्या कि कितना होगा? तो हम थीटा नहीं बता सकते हैं, क्योंकि अगर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू मान लीजिए √3/2 होता तो हम बता देते थीटा कितना है। कॉस थीटा अगर √3/2 आता तो हम बता देते थीटा कितना है 30 डिग्री है। कॉस थीटा अगर इज इक्वल टू 1/2 आता तो बता देते थीटा कितना है 60 डिग्री है। लेकिन ये बड़ा अजीब सा एंगल है तो हम बता नहीं पाएंगे। तो ऐसे केस में ये किया जाता है कि इस कॉस को उधर भेज दिया जाता है, और कॉस को जब आप उधर भेजिएगा ना तो ये बन जाता है कॉस इनवर्स।
ये तरीका होता है। कॉस इनवर्स 9/√87, तो थीटा इज इक्वल टू कुछ इतना आएगा। क्लियर है? आ गया था? ठीक है, जरूरत पड़ेगा तो हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्या निकालने के लिए? एंगल निकालने के लिए, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में एंगल आता है ना, ये हम लोग करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, कुछ इसमें लिखना होगा तो लिख लीजिए। हो गया? बन गया है तो थोड़ा हमको भी पानी पिलाओ। यहाँ का है? हो गया ना? चलो ठीक। हाँ देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। डॉट प्रोडक्ट का अगला यूज देखते हैं। अगला यूज है टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर। एक वेक्टर का कंपोनेंट अगर आपको किसी दूसरे वेक्टर के अलोंग चाहिए तो हम इसका यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लीजिए ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर कौन है बाबू? और ये है आपका थीटा ना। तो बी का एक कंपोनेंट तोड़िए आप ए के अलोंग। बी का एक कंपोनेंट आपको किधर तोड़ना है? ए के अलोंग। तो जिस डायरेक्शन में भी हमको कंपोनेंट तोड़ना होता है, आप बताइए उस डायरेक्शन पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं और फिर इसके बाद इसको ऐसे मिला देंगे। तो बी का कंपोनेंट जो होगा एक्स के अलोंग वो इतना ही बढ़ाना होगा। बताइए इसका नाम क्या होगा? तो चूंकि हम थीटा की तरफ घूम रहे हैं, बोलो बाबू, तो ये हो जाएगा बी कॉस थीटा। बोलिए ना। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर ए डॉट बी लिखा जाए तो ये होता है ए बी कॉस थीटा। अब यहां से ए को नीचे लेके चले जाओ, बोलिए ना। तो बताइए क्या मिलेगा? बी कॉस थीटा बराबर कितना मिलेगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए। हाँ, ए को आप नीचे लेके आ गए हैं। अरे ए को नीचे लेके आ गए हो तो बी कॉस थीटा ए डॉट बी बाई ए नहीं मिलेगा। हाँ सुनो, ये बी कॉस थीटा एक्चुअली है क्या? तो बी कॉस थीटा बी का एक कंपोनेंट है। बोलो, जो कि किसके अलोंग है? ए के अलोंग है। तो हम लिखेंगे कंपोनेंट ऑफ क्या? बी, कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। यही ना है बी कॉस थीटा। तो बी कॉस थीटा की जगह पे मैंने लिख दिया कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए। बताइए कितना आएगा? ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए आएगा। तो सिमिलरली बताइए, सिमिलरली, सिमिलरली बताइए, सिमिलरली बताइए कि कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी कितना तब आना चाहिए? तो ए डॉट बी डिवाइडेड बाई, सुनिए ना, सुनिए ना एक मिनट, जिसका कंपोनेंट तोड़ना है ना, किसका कंपोनेंट तोड़ना है? बी का कंपोनेंट तोड़ना है। किसके अलोंग? तो जिसका कंपोनेंट तोड़ना है उसका मैग्नीट्यूड नहीं डिवाइड करिएगा, जिसके अलोंग तोड़ना है उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करिएगा। बोलिए। हाँ, बी का कंपोनेंट किसके अलोंग तोड़ना है? ए के अलोंग तोड़ना है, तो हम ए के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। और यहाँ ए का कंपोनेंट किसके अलोंग तोड़ना है? तो हम बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। बोलिए। काहे कि इसका मतलब ही होता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। जैसे ए का कंपोनेंट अगर आप बी की तरफ तोड़िएगा तो ये ए कॉस थीटा ना होगा, तो यही है ए कॉस थीटा। तब ना बी इधर जाके बनेगा ए बी कॉस थीटा। खैर ठीक है, ये चीज समझ में आया? देखिए तो आपके किताब में भी लिखा होगा ये सब। आप लोग कॉपी कंप्लीट कर रहे हैं ना? कम से कम वेक्टर का कंप्लीट कर रहे हो ना? ठीक है। कितने लोग एकदम कंप्लीट है, कल तक का कंप्लीट है? अच्छा, मैंने डॉट प्रोडक्ट वाला अभी लेक्चर नहीं डाला है ना? अच्छा ठीक है, देखो सुनो। हाँ हाँ, सुनो इधर देखो।
अगला अगला क्वेश्चन है इन प्रीवियस क्वेश्चन। प्रीवियस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? ओ ये वाला क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है। इन प्रीवियस क्वेश्चन फाइंड कंपोनेंट। अच्छा कंपोनेंट को हम लोग प्रोजेक्शन भी बोलते हैं। तो एक वर्ड है याद रखिएगा, कभी कभी कंपोनेंट की जगह पे क्या वर्ड यूज होता है? प्रोजेक्शन वर्ड भी यूज होता है। कहते हैं फाइंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग बी। तो बताओ ना, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग क्या चाहिए? तो ये क्या होता है? ए डॉट बी बाई बी ना होता है जी। तो पिछले क्वेश्चन में क्या हम लोग ए डॉट बी निकाले थे? आओ ना देख निकाले थे कि नहीं। अरे निकाले तो थे। ए डॉट बी कितना गया था? 9 आ गया था। तो हम क्या करेंगे बताओ? ए डॉट बी की जगह 9 रख देंगे। बोलिए। और बी निकाले थे, बी निकाले थे कितना? √3। ये हो जाएगा 9 बाई कितना? √3। हालांकि बाबू अगर इसको और काट कूट करना चाहोगे ना तो इसको हम 3 × 3 लिख सकते हैं। और √3 से 3 √3 टाइम्स में जाएगा, यानी आंसर कितना आ जाएगा? 3 √3। यानी वेक्टर ए का कंपोनेंट अगर आप बी के अलोंग तोड़िएगा ना तो वो कितना आएगा पता है? 3 √3 आएगा। सही है। कॉन्सेप्ट्स हैं, ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में भी मैं बता दूं कि ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, माने दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालना, चाहे एक का कंपोनेंट दूसरे के अलावा निकालना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फंसाने के लिए कभी भी दिया जा सकता है। ठीक है, अगला बताओ। तो दूसरा पार्ट क्या कहता है तुमसे? कंपोनेंट ऑफ बी अलोंग ए कहता है। तो ये हो जाएगा ए डॉट बी डिवाइडेड बाई ए ना रे बाबू। ए डॉट बी पिछले पार्ट में कितना आया था? 9 आया था। पिछले पार्ट में ए डॉट बी कितना आया था? निकाला था हम लोगों ने, 9 आया था। देखो ना ये क्या किए थे हम लोग, इसको 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 मल्टीप्लाई नहीं किए थे, 9 आया था। लेकिन ए कितना आया था जी? √29। तो हम लोग लिखेंगे 9 डिवाइडेड बाई कितना? बस रहने दे सकते हैं। हालांकि नीचे में रूट तो नहीं रखा जाता है, तो आप इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन चलेगा, फिजिक्स है तो चलेगा। कितना आएगा बताइए? 9/√29 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट इसमें? सही है। तो मेन देखो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में क्या आपको याद रखना होगा। अच्छा रुक जाए, एक और इसका यूज है वो भी देख लेते हैं। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी ऑफ टू वेक्टर्स। दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने के कंडीशन के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। और हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर क्या? परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन बताओ बाबू, देन क्या होगा? ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू कितना? 0। क्लियर है? ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू कितना? 0। ठीक है। जब हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन नाम की एक चीज पढ़ रहे होंगे, जिसमें हम देखेंगे कि एक पेन को अगर ऐसे फेंका जाता है तो ऐसे जाता है, ऐसे जाके ऐसे गिरता है ना बाबू? तो एक सवाल हम लोग करेंगे उस समय, जिसमें जैसे मान लीजिए कि यू वेलोसिटी से फेंका गया किसी थीटा एंगल पे, क्या बोलते हो? तो जब ये पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, जब यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। ये मैं बताऊंगा सब आगे चल के कि वेलोसिटी का डायरेक्शन जानने के लिए हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। जब पार्टिकल यहाँ पहुंचेगा तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा। सवाल ये होगा कि कितनी देर के बाद जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाएगा? कितनी देर के बाद? अरे बोलो ना, कितनी देर के बाद फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के पर? तो यही ना है इनिशियल वेलोसिटी। और फाइनल वेलोसिटी में तो कहीं का भी वेलोसिटी हो सकता है। तो क्या लग रहा है, ये और ये परपेंडिकुलर है? उतना तो हमको नहीं लग रहा है। ये और ये परपेंडिकुलर है तो इसको उठा के लाओ ना। उतना परपेंडिकुलर हमको ये भी नहीं लग रहा है। ये और ये परपेंडिकुलर है, इसको थोड़ा उठा के लाओगे, लगभग ये इसको उठा के ले आओ ना। एंगल देखने के लिए पहले दोनों का टेल एक जगह करना होगा ना। हाँ ठीक है, इसीलिए मैं उठा के ला रहा हूँ। उठा के लाओगे तो ऐसा नहीं हो जाएगा बाबू, कुछ लगभग वैसा है, कहीं होगा।
तो पता है वो उस क्वेश्चन में हम क्या कॉन्सेप्ट यूज करेंगे कि अगर u और v एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, हम डॉट प्रोडक्ट को 0 कराएंगे और वहां से फिर हम आंसर लेके आएंगे। तो हम डॉट प्रोडक्ट का इस्तेमाल एक और जगह करते हैं, वो जगह क्या है, दो वेक्टर्स के परपेंडिकुलर होने के कंडीशन के तौर पे। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन है, वेक्टर ए इतना है एंड वेक्टर बी इतना है और दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो आपको सी की वैल्यू बतानी है। वेक्टर ए कितना है, 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप। बाबू वेक्टर बी कितना है, i कैप माइनस cj कैप प्लस 2k कैप। आपको बताना है कि अगर ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो c कितना होगा। देखते हैं कौन बताता है। -2 आ रहा है क्या जी, वाइट येलो शर्ट की टी शर्ट है। हाँ समझ में आ रहा है ये, ठीक। आंसर क्या आ रहा है, -2 आ रहा है। पहले तो बताइए कि अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो क्या होना चाहिए, इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होना चाहिए। इफ ए एंड बी आर क्या, परपेंडिकुलर टू ईच अदर, देन ए डॉट बी शुड बी इक्वल टू। अब आइए हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। आई कैप और आई कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 2 आएगा, प्लस जे कैप और जे कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें कितना आएगा, -3c आएगा। बाबू इसका कोफिशिएंट है 3, ऐसा कोफिशिएंट है -3c आएगा। अच्छा के कैप और के कैप के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करें -8 आएगा और इसको बराबर करना है किसके, 0 के। अब ये -8 है, 2 कितना होगा, -6। -6 को उधर भेज दोगे तो क्या बनेगा, +6 बनेगा। तो -3c इज इक्वल टू हो जाएगा 6। तो बाबू c इज इक्वल टू हो जाएगा, ये तो हमको -2 लग रहा है। तुम लोग -2 ही बता रहे थे क्या, ये आप लोग आ गया था, ये यस सर तो बहुत ज्यादा निकल रहा है। कितने लोग आ गया था, हाथ उठाइए, इतने लोग आ गया था ये, लेकिन समझ में आया है। देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि ये मैथमेटिकल टूल्स पढ़ रहे हैं हम लोग, इनसे कोई डायरेक्ट क्वेश्चन तुमसे नहीं पूछेगा, लेकिन इनका यूज अब आपको आगे चल के मिलेगा। कहीं अचानक से किसी क्वेश्चन में हमको दो वेक्टर को परपेंडिकुलर कराना होगा तो मैं बोलूंगा अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए। हाँ तो ये चीज आपको उस समय समझ में बस आ जाना चाहिए कि हाँ सर सही बोल रहे हैं, ये सामने देखा है पहले। ठीक है, हाँ तो ये था डॉट प्रोडक्ट का यूज। ठीक है, अगला जो टाइप है वेक्टर प्रोडक्ट, जो कि कौन है, क्रॉस प्रोडक्ट है। क्या है बोलिए, बोलिए ना, क्रॉस प्रोडक्ट। अपने आप को काहे मुक्का मार रही है, हैं? अगला टाइप देखो बाबू, भगवान ने गर्दन काहे दिया, गर्दन पता है काहे दिया है, ये मुंडी को टिकाने के लिए, समझ रहे हो। तो जब मुंडी को टिकाने के लिए गर्दन आपके पास है तो ये हाथ का एक्स्ट्रा सहारा क्यों है। अगला है कौन सा बाबू, वेक्टर प्रोडक्ट यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट से मिलने वाला जो आंसर होता है वो कैसा होता है, एक वेक्टर ही होता है। डॉट प्रोडक्ट से तो हमको स्केलर ना मिलता है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट से हमको एक वेक्टर ही मिलता है। क्लियर है। तो मान लीजिए कि यू हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए और वेक्टर क्या, सुन रहे हो, बीच का एंगल कितना है। तो अगर आपसे किसी ने कहा
कि ए क्रॉस बी बताइए, तो सुनिए, ए क्रॉस बी करने से वेक्टर मिलेगा कि स्केलर मिलेगा? वेक्टर मिलेगा, यानी जो कुछ भी मिलेगा उसका मैग्नीट्यूड भी होगा और कुछ डायरेक्शन भी होगा। ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, बस ए बी साइन थीटा। वाह, मजा आ गया क्या? वो होता है ए बी कॉस थीटा, ये होता है ए बी साइन थीटा। नहीं करिए, नहीं करिए, नहीं करिए, नहीं तो मैं अभी साड़ी मांगाऊंगा, समझे? साड़ी मांगाऊंगा और सब लोग मिलके हम लोग तुम्हारा यहाँ पर परफॉर्मेंस देखेंगे, क्या जी? और हमको लग रहा है कि 1,500-2 हजार की कमाई तो हो ही जाएगी तुम्हारी, इसीलिए ऐसे मत किया करी, है ना? सुनो, बात ये है, सुन लो सुन लो, ए डॉट बी, ए डॉट बी, ए डॉट बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी कॉस थीटा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी। बताइए, याद रखना आसान है कि नहीं? चलो ठीक है, लेकिन इसके पास डायरेक्शन होता है जिसकी वजह से ये एक बहुत टफ चीज बन जाता है। मैं कहूं कि डॉट प्रोडक्ट जितना ही आसान चीज है, अगर ढंग से नहीं समझिएगा तो क्रॉस प्रोडक्ट उतना ही मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। बोलो ना, क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका डायरेक्शन कैसे चेक किया जाता है। तो बाबू, डायरेक्शन चेक करने के लिए हम अपने दाहिने हाथ का सहारा लेते हैं। दाहिना हाथ, डू यू हैव योर राइट हैंड? यस यस, दाहिना हाथ निकालिए। इस दाहिने हाथ की 4 उंगलियों को हम लोग पहले वाले वेक्टर की तरफ रखते हैं। तो विच इज द पहला वाला वेक्टर? ए इज द पहला वाला वेक्टर। हम 4 उंगलियों को इसकी तरफ रखेंगे। हम ऐसे रख सकते हैं, 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 लेकिन 4 उंगलियां होनी किधर चाहिए? यही की तरफ होनी। अब बात समझ रहे हैं ना? हम ऐसे ऐसे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनिए, हमको बाबू इन 4 उंगलियों को अब मोड़ देना है बी की तरफ, मुट्ठी बना लेना है। क्या कर लेना है? हाँ, तो इन 4 उंगलियों को हमको मोड़ देना है बी की तरफ। वेयर इज द बी? अच्छा, ये है, तो हमको इसकी तरफ तो मुड़ जा रहा है। क्या मुड़ जा रहा है ना? अंगूठा आपको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन बताएगा, यानी ए क्रॉस बी का डायरेक्शन कहाँ होगा? बाहर होगा। अरे कहाँ होगा? बाहर होगा। अरे बोल क्यों नहीं रहे हो? आउटवर्ड। किधर रे बाबू? आउटवर्ड का मतलब बाहर होगा। ये बात समझ में आई? फिर से बताइए, फिर से बताइए। ए की तरफ 4 उंगलियां, हमको बी की तरफ उसको मोड़ना है, बी की तरफ मोड़ना है। मुड़ गया, अंगूठा बता देगा ए क्रॉस बी का डायरेक्शन। विच इज किधर? देखिए बाहर है। सही है, बाहर है। लग रहा है बहुत जोर से समझ में आ गया है ना? सर कुछ ज्यादा ही जोर से समझ में आ गया है। कोई बात नहीं है, ये समझ में आया क्या? लेकिन अरे अभी सुनो तो सही भाई, अभी कहानी खत्म थोड़े हुआ है। अब किसी इंसान ने कहा कि हमको ए क्रॉस बी नहीं चाहिए, हमको तो चाहिए बी क्रॉस ए। क्या चाहिए? अब तुम बताओ, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड अगर ए बी साइन थीटा है तो बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बी ए साइन थीटा होगा। तो बी ए साइन थीटा चाहे ए बी साइन थीटा में अंतर है। 4 गुना 3 करो चाहे 3 गुना 4 करो, बात तो बराबर ही ना है। तो काहे के लिए हम बी ए साइन थीटा लिखे? खराब ना लगेगा? इसको भी हम लोग ए बी साइन थीटा ही लिख। लेकिन सुनिए, हेलो, इधर इधर एवरीवन, हाँ, मैं कह रहा हूं हमको बी क्रॉस ए चाहिए, तो योर 4 फिंगर शुड बी अलोंग बी। तो बी माने शुड बी अलोंग पहला वाला वेक्टर, एंड द पहला वाला वेक्टर इज बी हियर। बी की तरफ 4 उंगलियां बी की तरफ होनी चाहिए। ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। होना किधर चाहिए? बी की तरह ही होना चाहिए। अब तुम बताओ रे बाबू, हमको इसको ए की तरफ ना मोड़ना है, तो ये मुड़ ही नहीं रहा है। मुड़ रहा है क्या? कहाँ मुड़ रहा है? देख लो, यहाँ तो आके रुक गए। देख लो, मुड़ देगा एकदम। तुम मानेगा नहीं? तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। इतना डेडिकेशन नहीं दिखाना है कि सर हम तो सर इसके लिए अपनी जान दे सकते हैं सर। उंगली का, हाँ, उंगली का टूटना कौन सी बड़ी बात है? तो तोड़ना नहीं है आपको अपनी उंगली को। तोड़ने के बजाय आप अपने हाथ को मोड़ना प्रीफर करिएगा। तो थोड़ा इधर मोड़ लिए हम,
बताइए अभी भी 4 उंगलियां किधर है? बी की तरफ है। अब थोड़ा नहीं मुड़ रहा है, अभी भी नहीं मुड़ रहा है, तो हम थोड़ा और मुड़ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? लेकिन देखिए एक बात का मैं ख्याल रख रहा हूँ कि 4 उंगलियां किधर होनी चाहिए? हाँ, तो लेकिन अब देखिए अब नहीं मुड़ गया। देखिए ये बी को हमने ए की तरफ नहीं मोड़ दिया। अरे बोलिए ना, अंगूठा कहाँ चला गया? अरे अंगूठा अंदर चला गया क्या? अच्छा, इसका मतलब हुआ बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होगा? इनवर्ड होगा। ये तुमको समझ में आया क्या? बी क्रॉस ए का डायरेक्शन कहाँ होगा? इनवर्ड होगा। क्लियर है? चलिए ये पेन मत दीजिएगा। ये देखिए ये है वेक्टर ए, कौन है बताइए, और ये है वेक्टर, तो बताओ ए क्रॉस बी किधर आएगा? सुनिए, 4 उंगलियां शुड बी अलोंग, पहला वाला वेक्टर का मतलब ए वेक्टर आई ना, बी है तो ए को बी की तरफ मोड़ दें। वेयर इज द अंगूठा? तो ए क्रॉस बी ऊपर है, लेकिन बताओ बी क्रॉस ए किधर आएगा? 4 नहीं, ऐसे मत करो, ऊपर नीचे नहीं करके, ठीक है? आप बताइए बाबू, बी की तरफ 4 उंगलियां, क्या बोलते हो? और किधर मोड़ने का है? नहीं मुड़ रहा है, तो कैसे मोड़े? कोई मदद करेगा क्या मेरी? कैसे मोड़ सकते हैं हम? आप कह रहे हैं कि सर ऐसे कर लीजिए। सर देखिए 4 उंगलियां बी की तरफ, बोलिए ना। देखिए मैं आपके जैसे मैं भी हो जाता हूँ। एक बार फिर से हम लोग ट्राई करते हैं क्या? ये ए है और ये देखो ना, ए को बी की तरफ मोड़ दिया, कहाँ चला गया? लेकिन बी क्रॉस ए करना हो तो ऐसे तो नहीं मुड़ेगा, तो ऐसे करना होगा ना, बी को ए की तरफ। अरे बोलो ना, ये कहाँ जा रहा है? तो ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस ए, यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है बाबू, जमीन आसमान का अंतर है। ए क्रॉस बी अगर आसमान है तो बी क्रॉस ए जमीन है। ये बात समझ में आया? ए डॉट बी और बी डॉट ए सेम होता है क्योंकि उसके पास डायरेक्शन होता ही नहीं है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है। क्लियर है? हाँ, सेम नहीं होता है। तो ये चीज देखिए सब यहाँ लिखा हुआ है कि ए क्रॉस बी इज नॉट सेम और बी क्रॉस ए दोनों सेम नहीं है। लेकिन हाँ, एक बात हम कह सकते हैं कि ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए का नेगेटिव वेक्टर होगा। ये चीज अब तुमको नहीं समझ में आया होगा। तुमको याद है कि अगर ये वेक्टर ए हुआ करता था और हम इसको पलट देते थे तो ये माइनस ए नहीं हो जाता था? तो तुमको नहीं लग रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो जस्ट बी क्रॉस ए का उल्टा है? बी क्रॉस ए को ही उलट देंगे तो ए क्रॉस बी मिल जाएगा, और ए क्रॉस बी को पलट देंगे तो बी क्रॉस ए मिल जाएगा। यानी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे का नेगेटिव वेक्टर होता है। पलट दीजिएगा मिल जाएगा। सही है बाबू? चलिए, लेकिन एक बात है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होता है, लेकिन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड बराबर होगा। और कितना होता है? ए बी साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करता है बाबू। क्रॉस प्रोडक्ट, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट बोलते हैं, वो कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो, यानी ए क्रॉस बी बराबर नहीं है बी क्रॉस ए के, डायरेक्शन डिफरेंट हो जाने की वजह से, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को ये फॉलो करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करने का मतलब हुआ कि अगर ए क्रॉस बी प्लस सी लिखा हुआ है तो आप चाहें तो इस ए को अंदर भेज सकते हैं और ये बन जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। अरे बोलिए ना। बस एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो पहले है वो पहले ही होना चाहिए। ऐसा ना कि जब अंदर भेजिए तब बी को पहले लिख दीजिए और ए को बाद में नहीं। अगर ए पहले है तो अंदर भी जाएगा तो ये ए पहले ही रहेगा, इसके साथ भी जाएगा तो ए पहले ही रहेगा। ऑर्डर का ख्याल रखिएगा, जो पहले है उसको पहले ही लिखिएगा, क्योंकि आप ये बात भली भांति जानते हैं कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए सेम नहीं होता है, तो गलती से भी पलट मत दीजिएगा। आप समझ रहे हैं? ठीक है, चलिए तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तो बस एक लेक्चर और अगला क्लास होगा वेक्टर का, ठीक है? शाम में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री को कंटिन्यू कर रहे हैं ना। जितने लोगों का ट्रिगोनोमेट्री का आखिरी लेक्चर छूटा हुआ है वो आज कितने बजे आइएगा? 5 बजे। 5 बजे आ जाइए।